टीवी में मुजाहिद बल्वी आपको खुशामदीद कहता है और कमोबेश बल्कि यकीन से कह सकते हैं मुस्लिम लीग नून के हामी और तवक्को भी कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचेंगे। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में उनकी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मियाँ साहब यकीन से कह रहे हैं कि ना सिर्फ वापस पहुँचूँगा बल्कि नून लीग की हुकूमत होगी तो वज़ीर आज़म भी होऊंगा। देखिए मियाँ साहब कितने पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं और मुझे तो माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद भी। 70 सालों में किसने इतना नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। हमने बचाया है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने इत्माम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप ही को इसका इनाम देगा और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। जी मियाँ साहब ने बताया ना, सारा मुल्क में जो ख़राबी की जड़ इसलिए उन्होंने बताई कि खुद वो और उनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा नैप केस खुलने के बाद भी क्या मियाँ साहब आएंगे, क्योंकि उसके बाद यकीनन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट यानी काजी फ़ायद ईसा का भी इम्तहान शुरू होगा और अब कई एतबार से ख़ास तौर पर नैप केस खुलने के एतबार से सवालात उठ रहे हैं। मरीम भी तो बड़ी पुरजोश है, बड़ी तहरीक चला रही हैं। मरीम नवाज ने बल्कि तवातुर से उनके लिए कम्पेन मुहिम शुरू कर दी है और ख़ुद हमदा शहबाज अपने कज़न के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं। मेरे साथ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ हैं जिनसे हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। शुक्रिया बैरिस्टर, आपने वक्त निकाला, बल्कि किसी बैरिस्टर से लंदन में वक्त लेने तो ज़रा मुश्किल ये होती है। वो तो मुझे पता है कि आधे घंटे के लिए भी कोई $100 से या पाउंड से ऊपर आप लोग लेते होंगे। अब बताइए कि क्या सूरत हाल है मियाँ साहब की हवाले से। जिस केस में सज़ा हुई थी यानी नाअहली के, उसमें उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई लेकिन नैब ने तमाम केसेस उनके ख़त्म कर दिए। उसके बाद कभी इम्कानात ये हैं कि वो आएंगे और अगर आएंगे लंदन में कोई रुकावट नहीं है। यहाँ क्या रुकावटें हो सकती हैं बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ? जी बेरी साहब देखें, अब जो नैब जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो जाते हुए उमर ताब बंजाल साहब ने जो भी इन्होंने पीटीए की एप्लीकेशन थी नैब तरमीम के रेफरेंस से, पूरा उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस रिव्यू करने का तो नहीं कहा था जो भी अमेंडमेंट थी, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन थी लिमिटेड टू सम पैराग्राफ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लो कर दी है और उसको रिस्टोर कर दिया है, जिसकी वजह से जितने पुराने केसेस हैं वो बहाल हो गए हैं। अब मेरी राय है और जो ज़्यादा लोगों की राय है कि मियाँ साहब का जाना फिर मशकूक हो गया। हालांकि हम पिछले 2 साल में काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं और मैंने भी ये वादे तौर पे कहा है कि मियाँ साहब को कोई चीज़ मना नहीं करी जाने के लिए, तो उनकी अपनी सवाबदेद है, वो खुद ही यहाँ पे रुके हुए हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगा। और अगर वो इतने दो टोक अल्फाज में जैसे आपने बताया कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस जाएंगे और वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा उनका अच्छा दानिशमंदाना फैसला होगा और उन्हें नहीं जाना चाहिए। और जैसे आपने कहा उनको अगर जेल जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली अगर वो जेल जाते हैं, तो अगर वो नहीं जाते तो भी उनके लिए मसला है, अगर वो जाते हैं तो भी उनके लिए मसला है। आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल में जो उनकी पार्टी की सिचुएशन कितनी खराब हुई है और उनकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसमें जो हालात हैं जो देखिए बैरिस्टर, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि बैरिस्टर हो गया उनके लिए। और बैरिस्टर हम इस तफसील में नहीं जाएंगे कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी, बल्कि ज़्यादा मेरी दिलचस्पी ये है कि ये मालूम हूँ कि जो बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है, लोग तो कहते हैं निगरान हुकूमत भी इनकी नामजद करदा है। फवाद हुसैन फहाद चीमा का नाम लेकर कहते हैं कि उनके लोग भी उसमें हैं। बहरहाल इस वक्त ओवरऑल फ़िज़ा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी खुशगवार है। तो फिर क्या कौन सा कानून रुकावट में होगा बैरिस्टर?
जी, आपकी बात बरेली साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इस टाइम हालात है पाकिस्तान के और जो सिचुएशन चल रही है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं परसों एक महफिल में एक साहब से मिला जो कि 2009 में पाकिस्तान चले गए थे पीएचडी करके आईटी में, और वो वापस आए हैं, फैमिली के साथ वापस आए। तो मैंने कहा आपको क्या वजह बनी वापस आने की? उन्होंने कहा जी मैं डॉलर में तनख्वाह लेता था, टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन जो मेरी तनख्वाह है ना वो 40% रह गई, इतनी इन्फ्लेशन आई है और वहाँ में इतना गुस्सा है और आपको नहीं अंदाजा, वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल हमें नहीं नजर आ रहा। जब ऐसे हालात में आपको नहीं लगता कि या मियाँ साहब को नहीं पता कि वो मसीहा बन के नहीं जा सकते, इसलिए कि जो इनका मसीहा बनने का जो चांस था, बेशक इनकी अपनी कैबिनेट आ गई, बेशक एस्टेब्लिशमेंट की डील भी होगी है, वो इनके काउंटर प्रोडक्टिव होगी। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बात ये जान रहा हूँ, आप हालात बता रहे हैं, मुश्किलात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के सियासी पंडित ये कहते हैं कि सूरत हाल 2007 वाली है। मैं खुद लंदन में था जब मोहतरमा के बारे में कहा जा रहा था कि वो आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन उनकी कमेटी यही कह रही थी अगर मियाँ साहब नहीं आए तो मेरे बीबी नहीं आई, शहीद बीबी, तो उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी, बल्कि खुद, और जबकि उनको खुदकश हमलों की भी धमकियां हो रही थी। अब ये कहा जाता है कि इस बार अगर मियाँ साहब 21 अक्टूबर को नहीं आते, इलेक्शन में होते हैं तो हिस्सा नहीं लेते, तो मादत के साथ टर्मिनोलॉजी में कह रहा हूँ, अल्लाह हयाती दे मियाँ साहब को, उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी अगर नहीं आए। बरेलवी साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान में हर जगह एक मंशूर होता है पार्टी का, जिसकी बेस पे आप अवाम में जाते हो और अवाम आपको सपोर्ट करती है। बेशक एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब के साथ खड़ी है, जैसे आप कह रहे हैं, उनको वो सपोर्ट भी करेंगे, उनको जेल भी ना जाने देंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे, देन व्हाट? देन ऑलरेडी उनकी जो पॉलिटिकल डेथ का, जो पॉलिटिकल डिमाइज का आगाज उनके पीडीएम गवर्नमेंट से हो चुका हुआ है। आपने देखा है कि जो जो जिस शराइत पे इन्होंने आईएमएफ के साथ डील की, जिस शराइत पे इन्फ्लेशन इन्होंने हाई कर दी, पेट्रोल की प्राइसेस जो जा रही हैं, जो ये लेगेसी छोड़ के गई है निगरान हुकूमत के लिए, आपको लगता है कि दे हैव एनीथिंग टू सेल टू द नेशन? बैरिस्टर, आप बड़े एहतराम के साथ आप लंदन में रहते हैं या पाकिस्तान में, वो अभी मैं देख रहा था जमात इस्लामी ने मुजाहरा करा, सड़कें रोक देंगे, बिजली इतनी बढ़ गई, पेट्रोल इतना बढ़ गया, अब ना मज़ाहमत ना लोग सड़कों पर आते हैं, आदी हो गए हैं इसके जो आप बता रहे हैं मसाइल। चौथी बार मियाँ साहब आएंगे तब भी कुछ नहीं है, तो एक सॉरी टू से महंगाई हो, मसाइल हों, ये सबब हमारे हुक्मरानों के लिए अहम नहीं होते, या अपोजिशन में हों या हुकूमत में। तो लेकिन आप जो से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, उससे ये लगता है कि नैब केसेस के सबब शायद मियाँ साहब का आना मशकूक हो, वरना यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ कर रही हैं उनकी साहबजादी। जी, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब का जाना मशकूक है, जो मेरी पर्सनल राय। और देखें, अगर उनका जेल में, अगर वो जेल में जाते हैं तो भी उनका नुकसान, अगर नहीं जाते तो ज़्यादा नुकसान है। और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर उनके केसेस जो एक्टिव है उनकी बात करें, तो उनको अनलेस के उनको एक दिन पहले कोई जज या सुप्रीम कोर्ट जज उन्हें प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दे, डेफिनेटली उनको अरेस्ट वो मफरूर है जेल में, तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन बैरिस्टर, आपने यहाँ देखा होगा मियाँ शहबाज शरीफ पे भी केसेस थे, सीधे आए आके प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसाक डार पे केसेस थे, सेनेटर आए बन गए, हमजा आए, सलमान आए, मियाँ साहब भी आएंगे। और फिर ये भी कहा जाता है कि मरियम बीबी पहले ही उनकी प्री बेल अरेस्ट यानी जमानत ले लेंगी, उसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी बैरिस्टर। जी देखें, पाकिस्तान में आपको पता है कि जज ने वो फैसला करना है जो नजर आ रहा है, जो उसको लिख के दिया जा रहा है। पिछले 3 सालों से हम यही देख रहे हैं और अभी भी हम यही देख रहे हैं। अगर जज साहब ने उनको प्री रेस्ट बेल देनी है तो उन्होंने किसी भी कानून को बिलाए ताक रखते हुए उनको प्री रेस्ट बेल दे देनी है, चाहे वो मरियम बीबी अप्लाई करें या कोई भी अप्लाई करता है, ठीक है। और अगर ये मैं कह रहा हूँ बार बार, अगर उनको प्री रेस्ट बेल मिल जाती है और वहाँ चले जाते हैं तो जाहिर है फिर उनके मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। जैसे शहबाज शरीफ साहब की पेशी वाले दिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और मुकदमे सारे खत्म बाद में करा दिए गए, जो कि अब दोबारा बहाल हो गए हैं। पाकिस्तान में जो लॉ लीगल सिचुएशन है, ये तो बड़ी अनसर्टन है इस टाइम।
क्योंकि जो भी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविंशियल इलेक्शन का ऑर्डर किया था वो उस पर अमल नहीं हुआ। कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट उस पर एग्जेक्टिव जो है वो अमल नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक अपनी बदनामी या बेइज्जती करवाएगी ऑर्डर करके। तो जब एग्जेक्टिव ही रेडी नहीं है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और अगर नवाज शरीफ साहब को प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है तो उनको मिलने से कोई रोक नहीं सकता जो सिचुएशन चल रही है। और अगर उनको मिल जाती है, लेकिन जो एट द एंड ऑफ डे नवाज शरीफ साहब दानिशमंद है, अभी तक तो चलो किसी हद तक उनका वो बयानिया किसी हद तक चलता रहा मरियम बीबी का, नवाज शरीफ साहब का, कि मेरे सारे केसेस बायस थे, लेकिन इसके बाद कहाँ तक वो चलाएंगे ये वाला बयानिया और आगे क्या करेंगे? मेरा ख्याल है उनकी ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी अगर वो प्री अरेस्ट बेल करवा के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारे लंदन में मुकीम बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ बड़ा करीब से मियाँ साहब की सियासत को, केसेस को देखते रहे हैं, और उनका कहना है ख़ास तौर पर नैब तरामीम केस खुलने के बाद मियाँ साहब की आमद उन्हें मशकूक लगती है। असल मसला तो मईशत का है, और देखना ये है कि निगरां से तो खैर क्या संभलेगी, आने वाली हुकूमत भी संभाल सकेगी। गुफ्तगू करेंगे तफसील से इंतहाई मोतबर और सीनियर तरीन माहिर मईशत मोहतरम डॉक्टर हफीज़ पाशा से। हमारे साथ रहिएगा। महंगा है, हर चीज़ महंगा है, इस पर हम कमाते घर ले जाते, ठीक है। अभी मानते हैं हमने वो दोपहर का रोटी में छोड़ दिया। महंगाई 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आमदन हमारी बिल्कुल भी नहीं है। दुकानों के किराए, बिजली के बिल हैं, वो इतने बिल के अंदर टैक्स हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि इतने टैक्स किस चीज़ के हैं। जी, आपने आम आदमी को सुन लिया, और अभी आने से पहले ही मियाँ नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं आइंदा वज़ीर आज़म हूँगा, मुझे दावा करते नज़र आ रहे थे कि मियाँ साहब के जनाब मैं जब गया तो डॉलर 106 रुपये का था, पेट्रोल पता नहीं 60 रुपये का था, शक्कर पता नहीं 25 रुपये की थी। तो मियाँ साहब साथ में ये भी बता देते कि उनके भाई जो 16 माह में रहे तो वो जो छोड़ के गए हैं डॉलर को 300 रुपये के करीब, पेट्रोल को 250 रुपये के करीब, आटे को 200 रुपये के करीब, शक्कर को हर कौन सी चीज़ छोड़ के गए। तो यहाँ आकर भाई क्या से रिश्ता टूट गया है उनका। कुछ सब 20 साल में अगर ख़ास तौर पर देखा जाए, मुशर्रफ के बाद तीनों हुकूमतें आईं, ज़फ़र ज़रदारी की हुकूमत हो, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो, ये एक एतबार से इमरान खान साहब की हुकूमत, महंगाई में इजाफ़ा होता रहा, और आम आदमी ख़ास तौर पर पेट्रोल बिजली ना मिलने के बावजूद कितनी महंगी है आपको इल्म ही है। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मईशत वज़ीर ख़जाना भी रहे, बड़े अहम ओहदों पे रहे, एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, मोहतरम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। मुझे इल्म है कि आप इंतहा मसरूफ़ होते हैं, हमेशा वक्त निकाल लेते हैं मेरे लिए। अगर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये कहूँ कि आप मुशर्रफ के दौर से अगर ले लें, 3 हुकूमतें आईं, इनमें किस दौर में बतदरीज जो है मईशत इन्हतात की तरफ, जवाल की तरफ चली गई? ग़ालिबन मुशर्रफ साहब के दौर में कोई इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं थी, तो ये जो बेड़ा गर्क करके लफ्ज़ इस्तेमाल कर पड़ेगा, 3 हुकूमतें गई हैं, जो कहते हैं नहीं इसकी बुनियाद तो साबिक सदर मुशर्रफ रख गए थे। डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि पिछले तकरीबन आप देखिए 20-22 साल से पाकिस्तान के हालात में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई है। अब मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ ये कि बाहर से पैसा काफ़ी आया जब हमने अमेरिका का साथ देना तय किया 2001 में, और उसके नतीजे में हालात कुछ बेहतर इसलिए हुए कि बाहर से पैसा आ रहा था और गुंजाइश पैदा हुई कि हम अपने खर्चों को बढ़ा लें और अपने शरह नमू में कुछ इजाफा कर लें। उसके बाद में हालात काफ़ी हद तक ख़राब उस वक्त हुए 2007-8 में जब ये हुकूमत गई मुशर्रफ साहब की, तो उस वक्त जो खसारा था तिजारत का वो बेहद बढ़ चुका था, और उसके नतीजे में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्हें हालात को सख्त करना पड़ा, IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, और हालात ख़राब रहे। 2010 में सैलाब आया, तो इस तरह से वह उस दौर में भी कोई ख़ास बेहतरीन नहीं आई। अब सवाल ये पैदा होता है
कि मुशर्रफ साहब के दौर और फिर पीपल्स पार्टी के दौर के बाद में फिर आई आपके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। उस पे उन्होंने जो कल जिक्र किया है कि हमने हालात को बहुत बेहतर कर दिए थे, यकीनन उसकी बेहतरी की वजह ये थी कि आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा और तकरीबन 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 से 12 रुपए की कमी आई फी डॉलर। मगर उन्होंने शायद इस बात का नहीं देखा है या जिक्र किया है कि तिजारती खसारा जो है, रुपए की कदर को आपने आर्टिफिशियली बढ़ा के जब रखा तो एक्सपोर्ट्स में कमी आना शुरू हो गई और हमारे दरामदाद में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया। और उस वक्त चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में थे तो वो खसारा पूरा करने के लिए बेहद हमने बोरोइंग की, खास तौर पे कमर्शियल बोरोइंग। हुआ ये कि 2017-18 में एक बहुत ही बड़ा तारीख का तिजारती खसारा पाकिस्तान में हुआ है उनके आखिरी साल में उस हुकूमत के। और उसके बाद से हालात खराब इसलिए रहे हैं कि मुझे आपको कहते हुए हैरत बाज़त होती है कि 2014-15 से लेकर 2022-23 में हमारा जो बाहर का खर्चा है वो 2 गुना हुआ। जो खर्चा आपका तकरीबन आप ये देखिए कि 66 साल में 65 अरब डॉलर तक पहुंचा था, वो 8 साल में और 65 अरब डॉलर बढ़ के आज 130 अरब डॉलर के लगभग है। और ये ज़्यादा बोरोइंग जो हुई वो नवाज शरीफ साहब के आखिरी हुकूमत में हुई है, इसलिए कि खसारा रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया था। क्योंकि आपने रुपए की कदर को आर्टिफिशियली कम रखा, बढ़ने नहीं दिया, यानी कि गिरने नहीं दिया। अगर डॉक्टर साहब नतीजे में अफरात ज़र बहुत कम रहा है। अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे माजरत के साथ, यानी आप जैसी जो एक अथॉरिटी रखते हैं उन्हें इंटरप्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ये निगरान कहते हैं 6 माह के लिए आए हैं, अल्लाह करे 6 माह में ही ये चले जाएं या 5 माह में चले जाएं, इनसे तो कोई तवक्को नहीं रख सकती। शॉर्ट पीरियड है, मईशत इस हाल में मिली है, IMF हालक हाथ बांध करके गई है। तो आपको आने वाली गवर्नमेंट में या जो अगर इक़्तिदार में आएंगे कोई ग्रे लाइन, गोल्डन तो नहीं कहूँगा, कोई सिल्वर लाइन नज़र आती है डॉक्टर साहब? देखिए, हमारा बदन जो है इकोनॉमी का, माशी हालात का, उसके 2 खून के जरिए हैं। एक आपके टैक्स और दूसरे रेवेन्यूज में बेतहाशा इजाफा की ज़रूरत, और दूसरी तरफ बरामदात को वाज़े तौर पर बढ़ाना है। यही 2 तरीक़े हैं कि हमारे जो माशी हालात हैं उसमें नुमाया तौर पर बेहतरी आ सकती है। अब आप पहले देख लीजिए रेवेन्यूज की तरफ। आपको शायद हैरत होगी कि 25 साल पहले हमारा जो टैक्स रेवेन्यू का इकोनॉमी के साथ जो रेशियो था वो 13% तक पहुंच चुका था। आज वो 25 साल बाद गिर गिरा के 9% पे आ चुका है। यानी कि तरक्की के बजाय हम पीछे चले गए हैं। बेशुमार मराद हमने दिए हुए हैं हमारे अमीर तबके को, जिसको हम बाज़ वक़्त कहते हैं एलीट कैप्चर। एक अंदाज़ा दूं कि जो मराद हमने अमीर तबके को दिए हुए हैं वो इस वक्त तकरीबन 4000 अरब के लगभग हैं। 4000 अरब। नतीजा ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो खाने पीने के अशिया और दूसरे अशिया पे लगाते हैं, उनमें इजाफा करते गए हैं। और जो आपका इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का निज़ाम है उसमें बेशुमार छूट हमने दिए हुए हैं। और उसके नतीजे में हमारा बजट का जो खसारा है वो आसमान तक पहुंच चुका है। और आपको शायद ये बात का अंदाजा हो कि पहली दफा पिछले साल एक ऐसी चीज हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी।
और वो क्या है? वो ये है कि हमारे फेडरल हुकूमत जो है, उनके जो नेट रेवेन्यूज रह जाते हैं प्रोविंसेस को ट्रांसफर करने के बाद, वो अब उस लेवल तक भी नहीं है कि हम अपने कर्जों की सूद की पेमेंट कर पाएं। नतीजा, आपका सारा डिफेंस का खर्चा और बाकी और खर्चे आप इस वक्त कर्जों से कर रहे हैं। ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, और इसके नतीजे में अगर आप IMF प्रोग्राम में रहें तो आहिस्ता आहिस्ता सारे खर्चे आपको इंक्लूडिंग डिफेंस कम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की आप इंकिशाफात देख रहे हैं, हमारी इनसे गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब कहते हैं 130 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे और अशराफिया खा जाती है 4000 अरब रुपया। डॉक्टर हफीज़ पाशा से गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद करता है। मोहतरम डॉक्टर हफीज़ पाशा से गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा ना कि बड़ी अहम किताबें लिखी हैं, फाइनेंस पर एक अथॉरिटी हैं, बड़े अहम इदारों के सरबराह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी शुक्र अदा करता हूँ, और यकीनन आपके ने जो इदाद शुमार दिए हैं वो आंखें खोल देने के मुतरादिफ हैं कि जहाँ हम पर बैरूनी कर्जा जो है वो 10 साल में बढ़कर 130 अरब डॉलर हो गया, वहाँ हमारे यहाँ ये असम्बली के अरकान, ये वज़ीर, ये मुशीर, ये अशराफिया, ये फ्यूडल 4000 अरब रुपया अशराफिया खा जाती है। दूसरी तरफ ये बेचारा हमारा गरीब, मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं है। अभी मैं ब्रेक के दौरान अब पूछ रहा था, कह रहे थे जनाब जो हम 100 रुपये का पेट्रोल देते थे अब 300 रुपये रोज़ का लेते हैं, तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ये आम आदमी क्या है। लेकिन डॉक्टर एक मिनट एक हट कर बात करूँगा कि ये जो चाइना हमारा हिमालय से बड़ी हमारी दोस्त थी, और हम ये देखते हैं कि 54 बिलियन डॉलर का कोई 10 साल में सिपेक का मायदा हुआ, यानी 5 अरब डॉलर भी अगर हम बराह रास्त हमारी सरकार में मायाकारी में इंडेक्ट हुए तो ये 5 अरब डॉलर कहाँ गए? कम तो नहीं होते। 1.2 अरब डॉलर के लिए तो माया क्या कहा आगे हाथ फैला रहे हैं। तो सॉरी टू से, चीन का अगर एनर्जी में आया हो तो बिजली का हाल हम देख रहे हैं, इतनी महंगी दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कुछ बेहतर हुआ है, सड़कें वड़कें बनी हैं। डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि चाइना से जो पैसा ज्यादा आया वो दो चीजों पे लगा है। एक तो कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा, और ख़ास तौर पे रास्ते पे ज़्यादा जोर था उनका, ताकि कनेक्शन जो है वो नॉर्थ से चाइना के जो प्रोविंस है वहाँ से आप कराची तक माल पहुँचा सकते हैं, ताकि उनके पास एक अल्टरनेटिव रूट हो। खुदा न खास्ता अगर किसी वक्त मलाका स्ट्रेट्स बंद कर दिए गए तो उनका रुझान स्ट्रेटेजिक उनके अपने फायदे की तरफ था ज्यादा। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो हमारे पास चाइनीज के पावर प्लांट्स लगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, उनकी जो कीमतें हैं जिन पर वो लगे हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से तकरीबन 40 से 60% ज्यादा पे लगे हैं, और उसके नतीजे में कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी तो गारंटीड मौजूद है डॉलर टर्म्स में। तीसरी बात मैं कहते चलूँ चाइना के बारे में कि चाइना के साथ हमने एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जो कि काफ़ी हद तक फैलाया गया 2016 में। अब उसके नतीजे में आम तौर पे जब दो मुल्क आपस में फ्री ट्रेड करते हैं तो कुछ हद तक ट्रेड में बैलेंस होता है, मगर इस वक्त पोजीशन ये है कि चाइना जो हमें बरामदात कर रहा है वो जो हमसे लेता है उससे 7 या 8 गुना है। ये कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? तो इसलिए भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बुरी तरह से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुतासिर हुई है, और एंड ऑफ द डे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
कि जो उम्मीदें थी सीपेक से वो पूरी नहीं हुई पाई। अलबत्ता मैं चाइना का एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चाइना से जो हम कमर्शियल बैंकों से लोन लिए थे और स्वैप फंड्स डिपॉजिट हुए थे, उन पे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और रोल ओवर देते रहे हैं, और आने वाले सालों में हमें मुसलसल और रोल ओवर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि हम 26 अरब डॉलर बोरो कर चुके हैं चाइना से मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और चाइना सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर है पाकिस्तान का। पेरिस क्लब तो इसके सामने तकरीबन 30% है। अब इसलिए आगे चलकर कर्जों की वापसी के लिए चाइना की ज़रूरत हमें रहेगी, रोल ओवर्स की, और अभी तक तो साथ दिया इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि इस हवाले से फिर एक मालूमात का एक पूरा हमें ख़जाना दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक हटकर ये कहूँ कि आम तौर पर ये परसेप्शन है, ये ठीक है, आइन अपनी जगह, जमहूरियत अपनी जगह, कि सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत बड़ा सबब होता है माशी बदहाली या माशी अदम इस्तेहकाम का। अब सऊदी अरब की लोग मिसाल देते हैं, सख्त किस्म का मुस्लिम, मेरे को डिक्टेटरशिप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना था, बादशाही निज़ाम है। चाइना की मिसाल मेरे सामने है, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा को इस तरह फारिग करते हैं कि पता ही नहीं चलता बेचारे कहाँ हैं, और सख्त किस्म का एक डिक्टेटोरियल लफ्ज़, चाइना के बैकग्राउंड में कह रहा हूँ मैं, वहाँ निज़ाम है, वो कहते हैं ये मईशत देखें कितनी मजबूत है। तो हमारे यहाँ ये जो सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम रहता है, इसने क्या दिया जो आप हमें फिगर्स बता रहे हैं? तो क्या अर्ज है कि हम भी कम से कम 3 साल के लिए एक सख्त गीर, मैं लफ्ज़ मार्शल इस्तेमाल नहीं करूँगा, सख्त गीर सिस्टम, माशी मार्शल लगा दें कम से कम? डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को आखिर एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। हमें पाकिस्तान को, हमारा आइन मौजूद है और उसमें मुनासिब तरमीम भी हुए हैं, 18वीं तरमीम खास तौर पे, और हम जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक रास्ता है पाकिस्तान का, और आइन की पूरी तौर पर ख़तर करें, और जो मुख्तलिफ ताकतें हैं जो वक्ती तौर पर दखल अंदाज हो जाती हैं और इलेक्शंस में भी दखल करके रिजल्ट्स तब्दील किए जाते हैं, ये सारा सिलसिला सरासर गलत है। आखिर हिंदुस्तान भी इंडिपेंडेंस के बाद से मुसलसल डेमोक्रेसी की तरफ रहा है रुझान उनका, और आज उनकी फीकस आमदनी हमसे 40% ज्यादा है। हमें एक बेहतर निज़ाम जिसमें डेमोक्रेसी के फोर्सेस हों, आपस में बातचीत का निज़ाम हो, पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह ठीक से फंक्शन करें, और एक ऐसा आप इलेक्शन करवाएं जो कि बिल्कुल फेयर हो, और 5 साल का एजेंडा हुकूमत को मिले, और जो भी हुकूमत आए वो सोच समझ के प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें, मुख्तलिफ ताकतों से बात करके पाकिस्तान को एक रिफॉर्म एजेंडा इम्प्लीमेंट करके आगे ले जाने की कोशिश करें। इसके अलावा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पातशाह। मैंने कहा ना, आप अथॉरिटी के रखते हैं, हमारी मईशत हैं, और डॉक्टर साहब जो फैक्ट्स और फिगर के साथ हमें बता रहे थे, चाइना के हवाले से भी बताया कि बदकिस्मती से उनका पैसा भी काम नहीं आया, और उसका सबब यह है कि जो हम दोनों के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट है, हम जो उन्हें देते हैं उसके मुकाबले में 7 गुना उनसे लेते हैं, हम पर बढ़ रहा है, यानी ये जो तिजारती खजारा। तो इसमें खामियां कमज़ोरियां हमारी हैं, चाइना पे क्यों डालें? क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चाइना ने तो बेशुमार हमारे कर्ज़े माफ़ी किए हैं। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वेल्ली को इजाज़त दीजिए।